हेलो मित्रों, आप लोग का स्वागत है हमारे क्लासेस में। आज हम लोग क्या करेंगे, क्लास 9th का जो पार्ट है वह हम लोग पढ़ेंगे रेखा और कोड के बारे में। जैसा कि इससे पहले भी हम सभी क्लासेस को करते चलते आ रहे हैं, उसी प्रकार आज भी हम एक नए क्लास को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए आज के नए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, रेखा और कोड के बारे में। क्लास 9th में हम लोग को बेसिक चीज़ों के बारे में पढ़ना है, फिर इसी का यूटिलाइज क्लास 10th में किया गया है। तो आप लोग इसको पहले कॉन्सेप्ट बेस से पूरा समझ लीजिए। क्या है, ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत सिंपल है। आप लोग को बहुत सिंपल वे में हम समझाएंगे और आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के नए सेक्शन को। तो देखिए, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, बिंदु के बारे में पढ़ना है, फिर उसके बाद रेखा के बारे में पढ़ना है, फिर रेखाखंड के बारे में पढ़ना है, फिर किरण क्या होता है, संरेख बिंदु कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, असंरेख बिंदु नॉन कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, फिर उसके बाद कोड क्या होते हैं, फिर कोड के प्रकार, कोड कितने प्रकार के होते हैं, न्यून कोड क्या होता है, फिर सम कोड क्या होता है, अधिक कोड क्या होता है, फिर सरल कोड क्या होता है, फिर बृहत कोड क्या होता है, फिर संपूर्ण कोड क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे, कोड के प्रकार। फिर संपूरक कोड किसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। फिर पूरक या कोटि पूरक कोड किसे कहते हैं, इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बिंदु क्या होता है, जिसकी न तो लंबाई हो और न ही चौड़ाई हो, कि न ही क्या हो, ऊंचाई हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, तो इसे मान लीजिए यहाँ हम एक बिंदु, यहाँ एक यहाँ क्या किए, मार्क कर दिए। तो यहाँ देखिए, इसकी कोई लंबाई है नहीं, न तो चौड़ाई है न तो ऊंचाई है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बिंदु। और इसको प्रेजेंट करने के लिए ए लिख दिए, तो ये क्या कहलाएगा, बिंदु ए। और इसी प्रकार यह क्या कहलाएगा, बिंदु बी कहलाएगा। फिर अब देखिए, रेखा क्या होता है, लाइन। तो जब हम क्या करते हैं, बिंदुओं के समूह को, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, इस प्रकार कई से अनेक बिंदुओं के समूह को एक सीधे क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। तो जब व्यवस्थित करते हैं तो एक आकृति बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। तो बिंदुओं के समूह को एक सीधे क्रम में व्यवस्थित करने पर निर्मित आकृति क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। और ध्यान दीजिएगा, रेखा का न तो प्रारंभ बिंदु होता है न तो अंत बिंदु, यानी रेखा आगे की ओर भी गतिशील रहता है, पीछे की ओर भी आगे की ओर बढ़ता चला जाता है। जैसे मान लीजिए हम कोई दो बिंदु ले रहे हैं, एक ए बिंदु है, एक बी बिंदु है। तो इसे व्यक्त करने के लिए प्राय किसका प्रयोग करेंगे, ए बी के ऊपर दोनों साइड के आगे की ओर बढ़ रहा है, पीछे की ओर बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एपी के ऊपर क्या हो जाएगा, दोनों साइड डैश हो जाएगा। यही क्या होता है, रेखा होता है। तो कहेंगे रेखा जिसका न तो प्रारंभ बिंदु हो न तो अंत बिंदु हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेखा कहते हैं। और रेखा क्या होता है, बिंदुओं का समूह होता है, जो एक सीधे क्रम में व्यवस्थित करने पर हमको प्राप्त होता है। अब रेखा तो हम लोग जान लिए क्या हो गया, बिंदु क्या हो गया, इसके बारे में जान लिए। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है वो हम लोग को पढ़ना क्या है, रेखा और बिंदु के बाद रेखा खंड क्या होता है, रेखा खंड क्या होता है। तब देखिए, रेखा खंड क्या होता है, जब हम देखिए रेखा के किसी एक निश्चित भाग को ले लें। रेखा का क्या होता है, प्राय प्राय न तो प्रारंभ बिंदु होता है न तो अंत बिंदु होता है, लेकिन हम यही क्या करें, रेखा का कोई एक निश्चित भाग ले लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखा खंड कहेंगे। तो अगला हेडिंग देखिए क्या होता है, रेखा खंड। रेखा खंड, तो रेखा खंड जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब देखिए, यहां से यहां तक हम मान ले रहे हैं ये आगे की ओर बढ़ रहा है, पीछे की ओर बढ़ रहा है, कोई ए बी एक रेखा है, ए बी कोई एक रेखा है। अब इसी रेखा में से कोई एक निश्चित दूरी ले ले, यहां से यहां तक हम निश्चित दूरी ले रहे हैं। क्या दूरी ले रहे हैं, पी क्यू दूरी। और पी क्यू दूरी मान लीजिए कितना है, 4 सेमी है। कितना है, 4 सेमी। तो देखिए, अब यहां से यहां तक जो पी क्यू के बीच की दूरी है, ये तो फिक्स हो गया कि पी क्यू के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 4 सेमी। तो इसको हम क्या कहेंगे, रेखाखंड कहेंगे। यानी परिभाषा क्या होगा, रेखा के किसी एक निश्चित भाग, रेखा हो गया, रेखा के कोई एक निश्चित भाग को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और इसमें देखिए, रेखा को प्रारंभिक बिंदु भी स्थिर होता है तथा
अंतिम बिंदु भी क्या होता है, स्थिर होता है। उसमें क्या होता है, रेखा में दोनों आगे की ओर बढ़ता रहता है। यहाँ देखिए दोनों स्थिर है, इसलिए हम इसको किस प्रकार प्रेजेंट करेंगे, एक दोनों साइड मोशनलेस अवस्था में प्रेजेंट करेंगे। अब समझ में आया आप लोग को रेखाखंड क्या होता है। रेखा के किसी एक निश्चित भाग को हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। और रेखाखंड का प्रारंभिक तथा अंत बिंदु दोनों क्या होता है, सीमित होता है या स्थिर होता है। और इसके बीच की दूरी चाहे आप 4 से मिल लीजिए, 5 से मिल लीजिए, 6 से मिल, वो सभी क्या कहलाएंगे, रेखाखंड। जैसे मान लीजिए ए बी हमें कोई रेखाखंड खींच दिए, या इसी में से एक भाग ले लिए, ए बी मत लीजिए, क्यों, क्योंकि ए बी तो लिया गया है, सी डी ले लिए। तो सी डी की लंबाई 10 सेमी है, तो सी डी जो होगा 10 सेमी है, ये क्या होगा, रेखा होगा कि रेखाखंड होगा, रेखाखंड होगा। क्यों, क्योंकि इसके बीच की दूरी सदैव क्या है, सीमित है, 10 सेमी। लेकिन अगर इसके बीच की दूरी अगर सीमित ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे, रेखा कहेंगे। तो यही क्या होता है, रेखाखंड होता है। अब देखिए किरण क्या होता है, आप लोग टार्च जलाए होंगे, तो टार्च जलाते हैं तो एक पॉइंट सदैव स्थिर रहेगा, लेकिन दूसरा का पॉइंट सदैव क्या होगा, गतिशील अवस्था में रहता है। तो वह आकृति या जिसमें प्रारंभिक बिंदु स्थिर हो तथा द्वितीय बिंदु क्या हो, गतिशील अवस्था में हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। जैसे यही देख लीजिए आकृति, इसमें प्रारंभिक बिंदु को क्या कर दे, स्थिर कर दे, प्रारंभिक बिंदु को क्या कर दे हम लोग, स्थिर कर दे, और दूसरा बिंदु क्या कर दे, मोशन की अवस्था में छोड़ दे, तो इसको हम क्या कहेंगे, किरण कहते हैं। किरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रे कहते हैं, किरण, RAY, रे। तो किरण किसी कहते हैं जिसका प्रारंभिक बिंदु स्थिर हो तथा दूसरा बिंदु गतिशील की अवस्था में हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। और किरण को किससे प्रेजेंट करते हैं, इसे प्रायः इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रारंभिक स्थिति दूसरा का गतिशील अवस्था में। अगर पूछ दिया जाए कि क्या रेखा का प्रारंभिक बिंदु स्थिर होता है, तो कहेंगे क्या, हाँ। क्या दूसरा बिंदु स्थिर होगा, नहीं होगा, वो क्या होगा, सदैव आगे की ओर बढ़ता रहता है। ये क्या होता है, किरण हो जाएगा। अब देखिए अगला पॉइंट क्या होता है, संरेख बिंदु। क्या होता है, संरेख बिंदु, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोलिनियर पॉइंट। संरेख बिंदु, कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट। अब देखिए संरेख बिंदु क्या होता है, जैसे हम कोई एक रेखा खींच दे रहे हैं, जब जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक रेखा खींच दे रहे हैं, और मान लीजिए ए बी सी कोई बिंदु है, ए बी सी कोई बिंदु है। तो जब यहाँ जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो, यानी रेखा के एक सीधे क्रम में हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। तो क्या कहेंगे, जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु कहेंगे। लेकिन जब यही तीनों बिंदु एक ही रेखा में न स्थित हो, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक ए बिंदु ले लिए और सी बिंदु ले लिए, लेकिन बी वाला बिंदु ऊपर हो गया, तो क्या बी बिंदु दिए गए रेखा पर स्थित है, नहीं, बल्कि क्या है, बाहर स्थित है, या ऊपर या नीचे है। तो इसको अगर मिलाना होगा तो कुछ इस प्रकार मिलाएंगे। कैसे मिलाएंगे, देखिए कुछ इस प्रकार मिलाएंगे, पहले ए बी को मिलाएंगे, फिर बी सी को मिलाएंगे। तो क्या देखने में क्या यह एक ही रेखा पर स्थित है, नहीं, इसलिए जब एक ही रेखा पे नहीं स्थित होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु कहेंगे, असंरेख बिंदु, जिसे हम क्या कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट कहते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट। अब समझ में आया संरेख बिंदु किसे कहते हैं, असंरेख बिंदु। एक बार रिपीट कर दे रहे हैं, तो जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, संरेख बिंदु। जब तीन या तीन से अधिक बिंदु एक ही रेखा में स्थित न हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, असंरेख बिंदु कहते हैं। अब अगला देखिए, संरेख असंरेख के बाद कोण क्या होता है, कोण, व्हाट इज एंगल। तो एंगल क्या होता है, जब हम दो किरणों को
लेते हैं और दोनों किरणों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, जब हम क्या कहते हैं, दो किरण लेते हैं और दोनों किरणों का, जैसे मान लीजिए, ध्यान दीजिए इधर, दो किरण ले रहे हैं, एक ए बी किरण हो गया और एक ए सी किरण हो गया। अब देखिए, दो किरण लिए लेकिन दोनों का प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, तो इनके बीच में जो झुकाव बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी हम यह कह सकते हैं कि यदि दो किरणों का प्रारंभिक बिंदु स्थिर हो तो उनके बीच में बने झुकाव को हम क्या कहेंगे, कोण कहेंगे। और कोण को हमेशा किससे प्रेजेंट करते हैं, कोण को हमेशा दिए गए इस प्रकार, यानी ध्यान दीजिए, ऐसे बनाकर फिर उसके बाद इस प्रकार प्रेजेंट करते हैं। और कोण को व्यक्त करने के लिए कि तो एक पॉइंट का यूज करिए या फिर 3 पॉइंट का यूज करना है, तो जिस कोण को दिखाना है उसको सदैव मिडिल में लिखते हैं। तो अगर ए को दिखाना है तो पहले क्या लिखेंगे, कोण सी ए बी, क्या लिखेंगे, सी ए बी। या फिर क्या लिख सकते हैं, इसी को बी ए सी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी ए सी। अब ध्यान दीजिए, जो यह झुका होगा, जितने अंश का झुका होगा, मान लीजिए ये क्या होगा, 40 अंश का झुका होगा, तो ये कोण कितने अंश का कहलाएगा, 40 अंश का कहलाएगा। और ये भी ध्यान दीजिए, जहां पे दो कोण एक दूसरे को स्पर्श करते हैं या जहां पर टच करते हैं, दोनों का उभयनिष्ठ बिंदु होता है, उसको हम क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, शीर्ष, वर्टेक्स, वर्टेक्स। और और किरण को मिलाने वाली जो भुजा होती है, किरण को मिलाने या फिर कह दे जो कोण बनाते हैं उसकी किरण के हम क्या कहते हैं, भुजा कहते हैं। यानी जो ए बी होगा वो आपका क्या कहलाएगा, भुजा कहलाएगा। लेकिन जब ये कोण बनाएगा तब ये क्या कहलाने लगेगा, भुजा। और ए सी भी आपका क्या कहलाने लगेगा, भुजा कहलाने लगेगा। ये तो हम लोग जान गए कोण क्या होता है। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कोड के प्रकार के बारे में, कोड के प्रकार के बारे में। अच्छा, इसी प्रकार 4-5 एग्जाम्पल ले लें। एग्जाम्पल जैसे कोड का ले लें, देख लीजिए। जैसे यहाँ ये बना लिए कुछ इस प्रकार, यहाँ भी देखिए क्या हो जाएगा, पी ले लिए, क्यू ले लिए और आर, पी क्यू आर। अब इसके बीच में झुकाव मान लीजिए 120 अंश, तो यह भी क्या कहलाएगा, कोड कहलाएगा। तो इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, कोड आर पी क्यू, या फिर इसको किससे, कोड क्यू फिर पी फिर आर, या फिर क्या, कोड आर, कोड सॉरी पी पी, कोड पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 अंश। कुछ इस प्रकार दिए गए कोड को हम लोग प्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, अगला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे कोड के प्रकार के बारे में। क्या पढ़ेंगे, कोड के प्रकार। कोड का प्रकार कितने होते हैं, तो कोड के प्रकार मुख्य रूप से हम लोग 6 प्रकार होते हैं। उनको 6 प्रकार कौन कौन सा होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, कोड का प्रकार, कोड के प्रकार, कोड के प्रकार। तो कोड मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। तो देखिए, पहला क्या होता है, न्यून कोड त्रिभुज, न्यून कोड, सॉरी त्रिभुज आ कह रहा है, न्यून कोड। फिर सेकंड क्या होता है, सम कोड, सम कोड। फिर थर्ड क्या होता है, अधिक कोड, अधिक कोड। जो फोर्थ होता है वो क्या होता है, सरल कोड, सरल कोड, या इसी को क्या कहते हैं, रिजु कोड भी कहते हैं। सरल कोड या रिजु कोड भी होता है, रिजु कोड। फिफ्थ क्या होता है, बृहद कोड, बृहद कोड। और लास्ट जो होता है 6, वो क्या होता है, संपूर्ण कोड, संपूर्ण कोड। यही क्या होते हैं, कोड के प्रकार होते हैं। तो देखिए, न्यून कोड किसे कहते हैं, न्यून कोड, तो वह कोड जो क्या हो, 0 अंश से बड़ा हो, 0 अंश से बड़ा हो, किंतु क्या हो, 90 अंश से छोटा हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यून कोड कहते हैं। यानी वह कोड जो 0 अंश से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 90 अंश से छोटा होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे,
न्यून कोड कहेंगे। जैसे देख लीजिए कुछ इस प्रकार बना ले, यहाँ लिख ले 45 अंश। तो यहाँ देखिए एंगल कितने अंश का बन रहा है, 45 अंश। तो 45 अंश बन रहा है तो ये किस प्रकार का एंगल होगा, न्यून कोड होगा। किस प्रकार का, न्यून कोड। फिर उसके बाद 60 अंश का एंगल बना ले, क्या बना ले, 60 अंश का एंगल बना ले। कुछ इस प्रकार 60 अंश का एंगल बनेगा। तो 60 अंश का एंगल भी क्या कहलाएगा, किस प्रकार का एंगल कहलाएगा, न्यून कोड कहलाएगा। इसी प्रकार 80 अंश का एंगल, 75 अंश का एंगल, 30 अंश का एंगल, फिर 20 अंश का एंगल, 15 अंश का एंगल, ये सभी एंगल जो होंगे वो किस प्रकार के एंगल कहलाएंगे, न्यून कोड कहलाएंगे, न्यून कोड कहलाएंगे। ये तो हम लोग समझ गए न्यून कोड क्या होता है। ये वह कोड जो 90 अंश से छोटा हो और 0 अंश से बड़ा हो तो उसको हम कौन सा कोड कहेंगे, न्यून कोड कहेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड सम कोड क्या होता है, सम कोड। देखिए सेकेंड क्या होता है, सम कोड। तो देखिए सम कोड क्या होता है, वह कोड जिसमें थीटा का मान कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। यानी वह कोड जो 90 अंश के बराबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, सम कोड कहते हैं, राइट एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंग्लिश में राइट, RIGHT एंगल, राइट एंगल कहते हैं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, जैसे हम लोग खड़े हैं पृथ्वी पे, तो पृथ्वी हमेशा क्या है, लंबवत खड़े हैं। तो हमारा और पृथ्वी की जो क्षैतिज लाइन है उसके बीच में कितने अंश का एंगल बनता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यह जैसे एक लाइन खींच लिए और यहाँ लाइन खींच लिए, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, कितने अंश का एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल। तो इसको नाम दे दीजिए ABC। तो यहाँ देखिए बी पॉइंट पे कितने डिग्री का एंगल, 90 डिग्री। तो ये कौन सा एंगल कहलाएगा, सम कोड कहलाएगा, राइट एंगल कहलाएगा। फिर उसके बाद देखिए अधिक कोड क्या होता है, अधिक कोड, अधिक कोड। तो देखिए अधिक कोड क्या होता है, वह कोड जो क्या हो जाए, अब यहाँ तो पता चल गया कि थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। लेकिन जब क्या हो जाएगा, थीटा का जो मान होगा वो क्या हो जाए, 90 अंश से बड़ा हो जाए और क्या हो जाए, 180 अंश से छोटा हो जाए। जब थीटा का मान 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो जाए तो उसको हम कौन सा कोड कहेंगे, अधिक कोड कहते हैं। जैसे देखिए कुछ इस प्रकार एंगल बना ले, 90 अंश से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 180 अंश से छोटा हो जाए। जैसे 130 अंश, 130 अंश, और 100 एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए 140 अंश, 150 अंश, 170 अंश। देखिए ये सभी जो कोड होंगे वो सभी क्या कहलाएंगे, अधिक कोड कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए जो थीटा का मान है 90 से तो बड़ा है लेकिन क्या है, 180 से छोटा है, इसलिए यह जो कोड होगा वो क्या होगा, अधिक कोड कहलाएगा। फिर उसके बाद अधिक कोड के बाद हम लोग पढ़ेंगे सरल कोड। सरल कोड क्या होता है या रिजु कोड क्या होता है। तो देखिए जब थीटा का मान, जब थीटा का मान यानी जब कोड का मान जो क्या हो जाए, 180 अंश हो जाए, यानी जब क्या हो जाए, कोड का मान 180 अंश हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, सरल कोड कहते हैं। जैसे हम लोग जब पृथ्वी पर लेटते हैं तो एक सीधे क्रम में होते हैं, तो बीच से देखा जाए, बीच से देखा जाए तो पूरा घुमाव कितने अंश का होता है, 180 अंश का ऊपर होता है, 180 अंश का नीचे होता है। तो यहाँ जो बीच वाले पॉइंट पे बिंदु पर एंगल बनेगा वो सदैव कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। इसलिए यह जो कोड होगा वो क्या हो कहलाएगा, सरल कोड कहलाएगा, या उसी को हम क्या कहते हैं, रिज्यू कोड कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। फिर उसके बाद रिजु कोड के बाद अगला देखिए क्या होता है, बृहत कोड। अगला क्या होता है, बृहत कोड। देखिए बृहत कोड क्या होता है, वह कोड जो क्या हो जाए, 180 अंश से बड़ा हो जाए। यानी जब थीटा का मान 180 अंश से बड़ा हो जाए किंतु 360 अंश से छोटा हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, बृहद कोड कहते हैं। अब बृहद कोड के बाद जैसे एग्जाम्पल इसमें देख लें, 180 अंश से बड़ा, जैसे यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ तक एक बिंदु ले लिए, ए बिंदु, ABC। तो यहाँ ए पॉइंट पे कितना अंश का कोड,
180 अंश का कोण बनेंगे, लेकिन हम यहाँ खींच देंगे और लाइन बढ़ा दिया और नीचे की ओर बढ़ा रहे हैं। अब इसको इरेज करके यहाँ सी पॉइंट ले लें, तो अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 180 अंश से अधिक हो जाएगा। जब ये 180 अंश से अधिक हो जाएगा तो ये कौन सा एंगल बना लेगा, वृहत कोण। जैसे मान लीजिए क्या ले ले, 210 अंश, 210 अंश, तो ये किस प्रकार का एंगल होगा, वृहत कोण होगा। इसी प्रकार 180 अंश के अलावा और कुछ एग्जांपल ले लें, 210 के 230 अंश, 235 अंश, 255 अंश, 270, नहीं नहीं नहीं, 270, 270 अंश, 360 से हमेशा नीचे होना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, वृहत कोण कहेंगे। ये है आप लोग का जो ना वृहत कोण था। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वृहत कोण के बाद संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को क्या कहते हैं, टोटल कंप्लीट एंगल, यानी जो टोटल एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 360 डिग्री। जैसे मान लीजिए हम एक बिंदु यहाँ ले लिए, अगर कभी एक लाइन खींच दिए तो यहाँ से यहाँ तक अगर एक चक्कर पूरा घूमेंगे तो कितने अंश का टोटल एंगल बनाएंगे, 360। तो यानी एक बिंदु के चारों ओर जितना कोण बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, समपूर्ण कोण कहते हैं। या फिर क्या कह दें कि जब थीटा का मान कितना हो जाए, 360 अंश हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, टोटल एंगल कहते हैं, टोटल कंप्लीट एंगल कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। तो अगर कह दिया जाए कि एक बिंदु पर टोटल कितने अंश का कोण बनता है, तो टोटल पूरा कितना, 360 अंश का कोण बनता है। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कोण कहते हैं। अब देखिए कुछ दो चीजें और हम लोग पढ़ते हैं। देखिए संपूरक कोण क्या होता है, पूरक कोण क्या होता है, या पूरक को ही हम क्या कहते हैं, कोटि पूरक कोण। तो इसमें क्या अंतर होता है, अभी तो हम लोग पढ़े कि जो क्या होता है सरल कोण वो भी क्या होता है, 180 अंश का होता है, और ये जो संपूरक कोण होता है वो भी कितने अंश के बराबर होता है, 180 अंश के बराबर होता है। और जो पूरक या कोटि पूरक कोण होता है वो समकोण के बराबर होता है, लेकिन थोड़ा सा केवल डिफरेंस होता है। अब देखिए समपूरक कोण में क्या होता है, यदि कोई दो कोण ले ले, यदि कोई दो कोण ले लें और दोनों कोणों का योगफल कितने अंश के बराबर हो जाए, 180 अंश के बराबर हो जाए, तो वह क्या कहलाएगा, समपूरक कोण कहलाएगा। लेकिन अगर खाली एक कोण कितने अंश के बराबर हो जाए, 180 अंश के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, सरल या ऋजु कोण कहते हैं। उसी प्रकार पूरक कोण में क्या होता है, यदि दो कोणों का योगफल 90 अंश के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, पूरक या कोटि पूरक कोण कहेंगे। लेकिन जब एक कोण दिया हो 90 अंश के ही बराबर दिया हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। यही अंतर होता है। तो देखिए संपूरक कोण इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री, SUPPLEMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल। तो देखिए सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यदि दो कोणों का योगफल, कितने अंश के बराबर हो जाए, 180 अंश के बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, संपूरक कोण। अगर अगर एक कोण दिया हो, संपूरक कोण का एक कोण, जैसे मान लीजिए क्या दे दिया, 80 अंश दे दिया, कोण ए का मान 80 अंश दे दिया, तो पूछेगा कोण बी का बताइए। यदि ए और बी संपूरक कोण है, यानी एक दूसरे के संपूरक, मतलब इन दोनों का योगफल 180 अंश के बराबर होना चाहिए। तो यदि कोण ए बराबर 80 अंश दे दिया, तो बी का मान, तो यहाँ रखेंगे 80, इधर पक्षांतर करेंगे, तो 180 में से 80 घटाएंगे तो बी का मान कितना आ जाएगा, 100 अंश। तो क्या हो जाएगा, बी वाला कोण कितने अंश के बराबर हो जाएगा, 100 अंश के बराबर हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए पूरक कोण या कोटि पूरक कोण क्या होता है, पूरक या कोटि पूरक कोण, तो देखिए जब दो कोणों का योगफल, इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, यदि जब दो कोणों का योगफल, जैसे ए और बी, इन दोनों का योगफल कितना हो जाए, 90 अंश हो जाए। जैसे एक लाइन खींच लिए यहाँ से यहाँ तक, इसको डिवाइड कर दे, ऊपर वाला 55 अंश मान ले और नीचे वाला क्या मान ले, 35 अंश। यहाँ देखिए अब इन दोनों कोणों का योगफल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 अंश के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। आज के इस क्लास में इतना ही।
यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ क्या करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।